नमस्कार। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए 9 अगस्त से 17 अगस्त 2025 के बीच में संभावित ज्योतिषीय घटनाएं और उनके आकलन के बारे में बात करेंगे। यह भी बात करेंगे कि कौन सी तारीखें इस बीच आपके लिए शुभ साबित हो सकती हैं, कौन से ग्रह आपकी मदद कर रहे हैं, कौन से ग्रहों से नुकसान हो रहा है और आपको सतर्कता बरतना चाहिए। वर्तमान में क्या स्थिति बन रही है, यह आपको हम बताएंगे। तो मीन राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। स्पष्ट है या साढ़े साती के दौर से गुजर रहे हैं। साढ़े साती के द्वितीय चरण में आप हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, आपको अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, आपको अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। माना जाता है कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि में शनिदेव उतना अशुभ फल नहीं देते, शुभ फल प्रदान करते हैं, किंतु राशि में साढ़े साती लगने से निश्चित रूप से आपको मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को दृढ़ करने का कार्य करें। कोई ऐसा निर्णय ना लें जो भविष्य में आपको नुकसान पहुंचा सके। आपकी मानसिकता जब गड़बड़ होने लगे तो आप गुरुजनों में, परिवार में, योग्यजनों में, बड़े बुजुर्गों से जरूर सलाह लीजिए। अपने मन से कोई कार्य मीन राशि के जातक बिल्कुल ना करें। यह साढ़े साती का दौर चल रहा है। इसी के साथ मीन राशि के सप्तम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव में कन्या राशि के मंगल आपको जीवन साथी से थोड़ा सा दूर बनाने का प्रयास करेंगे। व्यापार में थोड़ी सी असफलता प्रदान करेंगे। ऊपर से शनि और मंगल की समसप्तक दृष्टि है, तो यह परिस्थिति मीन राशि के लिए कोई बहुत अच्छी और आकर्षक नहीं है, परंतु आपको धैर्य के साथ यह समय निकालना होगा। अपने जीवन साथी के साथ किसी विवाद को आगे बढ़ाने का कार्य ना करें। अगर आप विवाद बढ़ाते हैं तो नुकसान हो सकता है। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है जिनका तलाक चल रहा हो, तो तलाक के मुकदमे चल रहे हो, तो ये मुकदमे आपके पक्ष में फाइनल हो सकते हैं। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में तलाक जैसी किसी अवधारणा के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इस तरह से आप शनि देव के गोचर को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। इसी के साथ 12, 1, 2, 3 आपके चौथे भाव में दो शुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं। दो शुभ ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्रदेव। दो शुभ ग्रहों का चौथे भाव में गोचर करना निश्चित रूप से मीन राशि के जातक भूमि, भवन, वाहन के मामले में जरूर सुख अनुभव कर रहे होंगे। जिनकी माता मौजूद हैं उनको अपनी माता का प्यार मिल रहा होगा। जिनकी माता मौजूद नहीं है वो किसी न किसी लोग से अपने संतान को अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। और सुख के साधनों में जहाँ देवगुरु बृहस्पति आपको धार्मिक कार्यों के आधार पर, धार्मिक यात्राओं के आधार पर, धार्मिक अध्ययन अध्यापन के आधार पर आत्मिक सुख प्रदान कर रहे हैं, वहीं शुक्रदेव आपको भौतिक संसाधन उपलब्ध करा के, घरेलू सुविधाओं को बढ़ाकर, घर पर लग्जेरियस आइटम की वृद्धि करके, वाहन की वृद्धि करके आपको सुख प्रदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से मीन राशि के जातकों के वाहन खरीद की जो कामना उनके मन में होगी, उनमें सकारात्मक परिस्थितियां बनेंगी और निश्चित रूप से आपके वाहन खरीद का मामला सफलतापूर्वक तय होगा। जब तक कि शुक्रदेव मिथुन राशि में मौजूद हैं, यह कार्य
20 के पहले हो सकता है, इसी सप्ताह में हो सकता है, जो हमने आपको 8 से 9 से 17 के बारे में बताया। इसी के साथ आपके पंचम भाव में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध का गोचर करना पंचम भाव में अध्ययन में आपको रुचि आपकी बढ़ाएगा, संतान आपकी तेज होंगी, संतान से अच्छे समाचार मिल सकते हैं, संतान भी बुद्धिमानी का कार्य करेगी और आप स्वयं भी बुद्धिमान समाज में माने जाएंगे। आपके कार्यों में बुद्धिमत्ता झलकेगी और आपका विद्या अध्ययन आगे बढ़ेगा, विद्या अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ेगी। निश्चित रूप से यह भविष्य के लिए आपके बहुत बढ़िया होगा। इसी के साथ छठे भाव में केतु देव का गोचर हो रहा है। छठे भाव में पापक ग्रहों का गोचर अच्छा माना जाता है। छठा भाव मामा का भाव है, छठा भाव रोग का भाव है, शत्रु का भाव है, ऋण का भाव है। इन परिस्थितियों में केतु देव का वहाँ मौजूद होना, अगर किसी बीमारी से आप ग्रसित थे और उस बीमारी का कोई कारण नहीं पता चल पा रहा था, उसके एकमात्र कारण केतु देव थे, तो निश्चित रूप से अगर बीमारी का पता नहीं चल पा रहा तो आप केतु देव की आराधना करिए, उनका मंत्र जप करवाइए, बीमारी का डायग्नोस हो जाएगा। और संभव ये है कि अब तक पहले केतु देव के गोचर के पहले अगर कोई इस तरह की बीमारी चल रही थी, निश्चित रूप से गोचर परिवर्तन से आपको उस बीमारी का पता चल गया होगा, इलाज में आप सफल होंगे, रोग आपके दूर होंगे, ऋण अगर कोई रहा होगा ऋण समाप्त होगा, मामा से संबंध थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। परंतु मूल कारकत्व जो पापक ग्रहों का होता है, केतु का काम है विरक्ति। केतु सांसारिक ग्रह नहीं है, केतु आपको मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। तो हो सकता है रोग के प्रति, शत्रु के प्रति, ऋण के प्रति आपके मन में थोड़ी सी विरक्ति या अरुचि आ सकती है कि छोड़ो यार, जाने दो, हमसे क्या मतलब है, कौन हमको यहाँ कितना दिन रहना है। इस तरह की परिस्थितियाँ आपके सामने हो सकती हैं, परंतु फिर भी केतु का यह गोचर आपको लाभ पहुँचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको काम ये करना है कि चूंकि केतु ग्रह के पास दिल होता है, एक तरह से मानिए दिमाग नहीं होता है, तो आपको दिल की आवाज़ सुनाई देगी। दिल की आवाज़ पर कोई बड़ा निर्णय लेने के पहले आप किसी योग्य बुद्धिमान शुभचिंतक से सलाह जरूर लेके कोई निर्णय ले, आपका निर्णय सफल है। इसी के साथ आपके द्वादश भाव में, मीन राशि के जातकों के द्वादश भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। राहु देव का गोचर द्वादश भाव में अच्छा नहीं माना जाता। द्वादश भाव में राहु उनके कारकत्व को प्रभावित कर सकते हैं। द्वादश भाव का जो कारकत्व है वो ये है कि व्यय, द्वादश भाव को व्यय भाव कहते हैं। आपकी आय का दूसरा भाव है, आपकी आय का धन भाव है। द्वादश भाव को जेल, जुर्माना, मुकदमा, अस्पताल, रोग आदि इनको आधार बनाकर देखा जाता है। तो राहु यहाँ बैठकर दो काम कर सकते हैं। अगर लग्नेश के मित्र हुए तो आपको जेल से मुक्ति दिला सकते हैं, अगर लग्नेश के मित्र नहीं हुए तो ये आपको जेल में पहुंचवा सकते हैं, आप अस्पताल में जा सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में मीन राशि के जातकों को हमारी सलाह है कि अगर आपको कोई रोग है, बहुत सतर्कता के साथ उस रोग की दवा कराइए और दवा करा के स्वस्थ रहिए और सात्विक और हाइजीनिक कार्य ही आप करिए। आपका कोई मुकदमा चल रहा और परिस्थितियां आपके पक्ष में ना लग रही हैं, इधर आपको लग रहा हो कि कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं अनपेक्षित जो हमारी इच्छा के विपरीत हैं, हमारे लाभ के विपरीत हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे ज्योतिषियों की सलाह लेके ही आगे बढ़ें। ये समय नुकसानदायक हो सकता है। इसी तरह से कोई ऐसा अनैतिक कार्य ना करें कि जिससे आपको थाने, कचहरी और
जेल तक की नौबत आ जाए। आप अपने कार्यों में सात्विकता बनाए रखिए। अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हों, गलत कार्य सामने आ रहे हों, राहु शॉर्ट कट के द्वारा हर काम करवाना चाहते हैं, पैसा भी वो जब भी देना चाहते हैं वो देते हैं तो शॉर्ट कट के ही कारण देते हैं, आकस्मिकता के कारक हैं। आकस्मिक रूप से जो कारकत्व हैं वैभव के द्वादश भाव के, उनका सामना राहु देव के द्वादश गोचर में आपको जरूर हो सकता है, क्योंकि यह एक सामान्य आकलन छोटी अवधि के लिए है। और राहु देव, शनि देव, केतु ये काफ़ी समय तक एक राशि में रहते हैं। हमने अलग से राशि के बारे में बताया भी है, सभी राशियों के बारे में पूरा आकलन आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। परंतु आप इन मामलों को लेकर ज़रूर सतर्क रहें। तो कुल माना जाए तो आपको इस समय लगभग 4 ग्रह, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और केतु, ये 5 ग्रह आपको लाभ दे रहे हैं। वहीं राहु और शनि के द्वारा आपको नुकसान हो रहा है। आप चंद्रमा को भी, क्योंकि राशि और गोचर ये प्रमुख रूप से चंद्रमा से देखा जाता है, हालांकि तमाम विद्वान लग्न से भी देखते हैं, लेकिन हमारा ये आकलन चंद्र राशि के आधार पर ही है। तो आपको चंद्रमा भी इस अवधि में अच्छे और बुरे दोनों फल देंगे। अपने गोचर के हिसाब से चंद्रमा एक राशि में 2.25 से लगभग 2.5 दिन के बीच में रहते हैं, उसके बाद राशि परिवर्तन कर देते हैं। इस आधार पर, चंद्र गोचर के आधार पर जो तारीखें हैं 9 से 17 के बीच में आपके लिए शुभ साबित हो सकती हैं, वो तारीखें हैं 16 तारीख और 17 तारीख। 16 और 17 तारीख को आपको अच्छे समाचार मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी ग्रहों के गोचर के आधार पर आप अपने आप को इस अवधि में भी और आगे की अवधि में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। और यह मीन राशि के जातकों के लिए एक सामान्य जानकारी थी। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सटीक आकलन करने के लिए लग्न, लग्नेश, नवमांश, अष्टक वर्ग, दशा, अंतर दशा, योगिनी दशा जैसी तमाम चीज़ों को देखा जाता है। नक्षत्रों को देखा जाता है कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में है, फिर उस व्यक्ति के बारे में एक सटीक आकलन की तरफ बढ़ा जा सकता है, जैसा शास्त्रों में बताया गया है। यह मीन राशि के बारे में एक सामान्य जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने शुभचिंतकों में शेयर कर सकते हैं। भविष्य में हम आपको इस तरह की तमाम ज्योतिषीय जानकारियों से परिचित कराते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।